नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जहां इसका 8वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिए जरूर ध्यान से, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इंडिया इज हेडेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कौन सी निकाय है भारत में जिसके अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस निकाय यानी बॉडी का सदस्य ही नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा बॉडी है? क्या लोकसभा है, क्या राज्यसभा है, क्या विधानसभा है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर होगा राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए राज्यसभा क्यों, तो देखिए बी इसका सही उत्तर मार्क कर लीजिए। अब देखिए आर्टिकल 64 में ऐसा बताया गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। यानी कि कोई भी जो है यहाँ पर बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, तो राज्यसभा का जो है यहाँ पर जो है चेयरमैन हो जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 64 में ऐसा जिक्र है। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों में से किसी भी जो है यहाँ पर सभा का मेंबर नहीं होते हैं, यानी कि आइदर लोकसभा का जो है और यहाँ पर राज्यसभा, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होते। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी राज्यसभा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। देखिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो एनटीपीएस इसको बोलते हैं, एनटीपीएस। तो एनटीपीएस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इट इज अ वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो देखिए एक अगर जैसे ही यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन को देखेंगे, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली, तो आप सोचेंगे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ही लॉन्च किया गया होगा, और आपका जो है उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो है एनटीपीएस दैट इज अ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो है एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जी हाँ, किस लिए? तो यहाँ पर टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी जो है जंगली उत्पाद होते हैं, यानी कि जंगल के जो उत्पाद होते हैं उसको जो है स्मूथ मूवमेंट के लिए जो है यहाँ पर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हो चुका है गलत। अब देखिए दूसरा है इट एग्रीगेट वेरियस ट्रेवल सर्विसेज इंक्लूडिंग परमिट्स इन प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट हो चुका है गलत, क्योंकि एनटीपीएस जो है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड डज नॉट एग्रीगेट वेरियस ट्रेवल सर्विसेज और परमिट्स प्रोहिबिटेड एंड द रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो क्या है, तो ये बेसिकली बनाया किस लिए है? तो फोकस्ड ऑन द डिजिटल इश्यूएंस ऑफ द ट्रांजिट पास फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस है उसको जो है डिजिटल जो है इश्यूएंस किया जाएगा, ताकि आसानी से जो है आवागमन हो सके, यानी कि ट्रांजिट पास जो है आसानी से मिल सके इसके लिए। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, करेक्ट उत्तर होगा डी, क्योंकि करेक्ट पूछा गया था। नाइदर वन नॉर टू जो है स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दूसरा भी यहाँ पर हो चुका है गलत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि विथ रेफरेंस टू द रिजोल्यूशंस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में जो रिजोल्यूशन होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। तो
अब देखिए यहाँ से देखने से यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा से ही इनका रिमूवल का जो है रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो इस तरह से लोकसभा से नहीं। अब देखिए इट मस्ट बी पास बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ देन मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए ए वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड बाय टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर हो चुका है एक गलत, तो इस तरह से जो है दूसरा गलत, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑल बोथ हाउसेस से नहीं, जबकि ये आपको राज्यसभा से मेजोरिटी से, और यहाँ पर एग्री करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा से। देखिए इट शैल नॉट बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। तो देखिए ये सही स्टेटमेंट है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज शैल बी मूव्ड अनलेस जो है 14 दिन का उनको जो है नोटिस ना दिया जाए। तो इस तरह से जो है स्टेटमेंट थर्ड जो है सही हो चुका है, यानी कि 1 और 3 जो है यहाँ पर सही हो चुका है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इसको देख लीजिए कि इसे केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे संसद के दोनों सदनों के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि राज्यसभा से जो है बहुमत से पास होना चाहिए और लोकसभा जो है सहमत होने चाहिए। और इसे तब तक पेश नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रस्ताव को पेश करने के इरादे के कम से कम जो है 14 दिन का नोटिस जो है दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, 14 दिन का नोटिस जो है उपराष्ट्रपति को जरूर देना चाहिए। तो 1 और 3 आर करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72 में है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये जो है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यह कठोर सजा के स्थान पर कम कठोर सजा देने को संदर्भित करता है, यानी कि इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्सर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट विथ अ लेस सेवियर वन। फॉर एग्जाम्पल ए डेथ सेंटेंस में बी चेंज टू द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच कुड सब्सिक्वेंटली बी रिड्यूस टू द सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यानी कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है और जिसे साधारण कारावास में भी घटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ये जो क्षमादान की शक्तियां हैं, यानी कि अनुच्छेद 72 में, ये किसको संदर्भित कर रहा है, यानी कि पार्डन को, कम्यूटेशन को, रिमिशन को या फिर रिप्राइव को। तो देखिए कम्यूटेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लघुकरण। तो देखिए नाम में ही छुपा है लघुकरण, यानी कि जो हार्सर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है उसको जो है यहाँ पर लेस सेवियर में कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो है यानी कि एग्जाम्पल देके देखिए समझाया कि डेथ सेंटेंस को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में और फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में यहाँ पर तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो कम्यूटेशन इसका जो है सही उत्तर, यानी कि लघुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी लघुकरण। अब देखिए जो राष्ट्रपति के जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं, तो देखिए 5 तरह के क्षमादान जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो देखिए पार्डन यानी कि क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को दंड की सजा, दंडावेशों और निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया। अगर देखिए राष्ट्रपति ने क्षमा दे दिए हैं तो इस तरह से जो है सब कुछ माफ आपका है। उसका देखिए लघुकरण, इसे दंड के स्वरूप में परिवर्तन, जो कि क्वेश्चन में ही था। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है। उसका देखिए परिहार, रिमिशन में क्या होता है, दंड की अवधि को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष में, यानी कि रिमिशन आपको दे दिया जाएगा। उसका देखिए रेस्पाइट यानी कि विराम, इसके अंतर्गत किसी दोष को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है, जिसे कि उदाहरण के साथ है महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव, जिसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा विशेषकर मृत्यु दंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना होता है। यानी कि जो क्षमा है या फिर लघुकरण है, इसके लिए जो है यहाँ पर रिप्राइव जो है मांगा जाता है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे
कि यहाँ पर ईयरलीस्ट रॉक कट केव्स इन द वेस्टर्न इंडिया आर दोज है, यानी कि पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं कहाँ पर है। तो देखिए पुरानी गुफाएं कहाँ पर है, तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा सी, अजंता, उसके बाद भाजा एंड कोंडाने। तो देखिए अजंता, देखिए दो गुफाएं तो आप लोगों ने सुना होगा, अजंता और एलोरा की। अरे यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है, अजंता, देखिए अजंता एंड एलोरा। अब देखिए अजंता और एलोरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन एलोरा जो है इसका जो है निर्माण किया गया था 7वीं से 9वीं सेंचुरी के बीच में, जबकि अजंता जो है पुरानी जो है यहाँ पर है, यानी कि ईयरलीस्ट रॉक कट जो है यहाँ पर केव्स है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एलोरा जो है ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए है, जबकि अजंता जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का यहाँ पर गुफा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और एलोरा क्या है, बौद्ध, जैन और हिंदुओं के लिए है। देखिए भाजा जो है कहाँ पर है, तो देखिए भाजा जो है पुणे महाराष्ट्र में है। कुंडाने आपको ध्यान रख लेना है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर ईयरलीस्ट रॉक कट स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए एक जो है पीतल खोरा, तो देखिए पीतल खोरा ये जो है ऑप्शन बी में है, इसको भी ध्यान रख लीजिए कि ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अजंता, भांजा और कुंडाने जो है यहाँ पर सबसे पुरानी गुफाएं हैं जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जो कि पश्चिमी भारत में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अमंग द 4 वर्क्स मेंशन बिलो विच वन इज इनसाइक्लोपीडिक इन नेचर, यानी कि विश्व कोश है। ध्यान रखिएगा 4 ग्रंथ जो दिए हैं वो इनसाइक्लोपीडिक इन नेचर है, यानी कि विश्व कोश है। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बृहत संहिता इसका सही उत्तर होगा। बृहत संहिता इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए बृहत संहिता ये गुप्त काल में जो है बराहमिहिर के द्वारा रचित ये संस्कृत का विश्वकोश है। ध्यान रखिएगा एक किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ध्यान रखिएगा। देखिए गुप्त काल में इसको जो है लिखा गया था बृहत संहिता, किसके द्वारा, तो बराहमिहिर के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा में बराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता लिखा गया है, जो कि इनसाइक्लोपीडिक इन नेचर है, यानी कि विश्वकोश है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही है, तो देखिए लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।